नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महिला एवं बाल अपराध के लिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बारे में जिसके बारे में पूरे भारत में कानूनन अपराध माना जाता है, जिसको बहुत ही गैर कानूनी काम माना जाता है। उस कार्य के बारे में जो भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया है, उस अधिनियम के बारे में अपन डिस्कस करने चल रहे हैं। उस अधिनियम का नाम क्या है? तो उस अधिनियम का नाम है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। चलिए दोस्तों, देखिए बात करते हैं अपन अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के बारे में। कुछ एक शब्द होते हैं, एक अपन शब्द कहते हैं ना कि यार ये चीज अच्छी है, एक क्या है? अच्छा है, और एक होता है बुरा है। ठीक है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छे को अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जैसे नैतिक है कि चलो ये तेरी बात जायज है, ये नैतिक है, तेरी ये बात जायज है। वैसे ही अपन कहते हैं कि ये बात यार ये तो एक बुरी बात है, ये एक अनैतिक बात है, तेरी जायज बात नहीं है, नाजायज बात है ये। तो अनैतिक का मतलब सीधा ही आपके क्या हो गया यहाँ पर कि ये चीज बुरी है। और यहां पर अनैतिक का क्या किया जा रहा है? व्यापार किया जा रहा है। और इस व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम का नाम क्या है? अनैतिक व्यापार अधिनियम। जैसे अपन कहते हैं ना कि हाँ भाई ये तो शिष्ट है, ये अशिष्ट है, वैसे ही ये आपके शिष्ट का मतलब जैसे इसका व्यवहार जो है वो शिष्टता पूर्वक है, ये एक अशिष्ट व्यक्ति है, ये अच्छा नहीं है ना, तो ये बुरा व्यक्ति है, वैसे ये क्या है? बुरा है। तो इसमें क्या है? यह अधिनियम क्यों बनाया? सबसे पहली बात, भारत सरकार ने इस अधिनियम को बनाने का औचित्य क्या समझा, तो सुनना ध्यान से। भारत सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति, बताओ वेश्यावृत्ति एक अच्छा कार्य है, एक बुरा कार्य है? बुरा कार्य है। इसलिए वेश्यावृत्ति या शारीरिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम बनाया गया। अब अधिनियम बनाया गया तो साहब अधिनियम कब बनाया गया? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 कब पारित किया गया और कब लागू किया गया। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा गया कब पारित किया गया, तो आपको पारित की बात भी पता होनी चाहिए। तो इस अधिनियम की अगर अपन बात करें तो यह अधिनियम पारित कब हुआ? तो अधिनियम पारित हुआ कब आपके? ये अधिनियम पारित हुआ 30 दिसंबर 1956 को। 30 दिसंबर 1956 को यह अधिनियम पारित होता है। तो सर ये लागू कब हुआ? अगले साल होगा लागू। ध्यान रखना, देखो एक ही डेट में साल चेंज हो गई, और एग्जाम में ऑप्शन में क्या आया था पता है? 1954, 1956, 1986, 1957। क्या राइट आंसर होगा? 1956। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अधिनियम लागू कब हुआ, क्या अधिनियम लागू कब हुआ? अगर लागू का आपसे पूछा जाए तो आप आंसर दोगे 1 जनवरी 1957। कब हुआ था? 1 जनवरी 1957 को। क्लियर हुई ये बात? अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर इस अधिनियम के अंतर्गत क्यों बनाया गया, ये आपको पता लग गया। इस अधिनियम को पारित कब किया गया, ये आपको पता लग गया। लागू कब हुआ, ये भी आपको पता लग गया। तो सर इस अधिनियम में जो प्रावधान है ये कितनी धाराएं हैं? धारा भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है, तो काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए। तो इस अधिनियम में देखो, बाकी अधिनियम में अपन अध्याय भी लिखते हैं, यहां केवल धाराएं हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इस अधिनियम में कुल 25 धाराएं हैं।
कितनी धाराएं हैं? 25 धाराएं हैं। देखिए इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ये भी लिख देता इधर अपन, ये भी लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि अपन जो प्रावधान पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे संशोधन के बाद ही पढ़ने हैं आपको, कि क्या संशोधन होने के बाद जैसे कोई सजा का प्रावधान है वो बढ़ा दिया गया, वर्तमान में क्या है वो चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो इस अधिनियम में सन 1956 में संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया? सॉरी 1986 में। 1956 में तो ये पारित हुआ था, 1986 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। पहले इसका नाम, इसको इंग्लिश में कहते थे सीटा एक्ट, फिर इसका नाम हो गया पीटा एक्ट। सीटा एक्ट और पीटा एक्ट इसका नाम हुआ करता था। इसको अनैतिक व्यापार अधिनियम कहते हैं। पहले इसे आपके अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, तो अभी वर्तमान में क्या हो गया? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। चलिए अब देखते हैं इस अधिनियम की कौन कौन सी धाराएं हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, यहां पर एग्जाम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली आती है हमेशा धारा 1। और धारा 1 में मैंने आपको आज तक बताया है, ये धारा 1 में क्या होता है वर्णन। तो धारा 1 में अधिनियम का नाम और अधिनियम का विस्तार, कि भाई अधिनियम का नाम क्या है और अधिनियम का विस्तार कहां पर है। तो नाम तो सबको पता है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, लेकिन विस्तार कहां पर है? तो इसका विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत में है। वर्तमान में कहां पर है? संपूर्ण भारत में। तो सर वर्तमान में तो क्या पहले नहीं था? बिल्कुल पहले नहीं था। पहले कहां पर नहीं था? पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था। तो यहां पर ये भी लिख लो, पहले जम्मू कश्मीर में यह प्रभावी नहीं था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर सर प्रभावी कब से हुआ? यानी ये पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत में ये कब से लागू हुआ, तो संपूर्ण भारत में ये है 1 नवंबर 2019 से लागू हुआ। कब से हुआ? 1 नवंबर 2019 से। ये भी आपको पता होना चाहिए, जब अनुच्छेद 370 को शून्य करार दिया गया तब इसे क्या किया गया? लागू किया गया संपूर्ण भारत में। चलिए बात करते हैं इसके बाद इस अधिनियम की धारा 2 पर। अब धारा 2 में हमेशा मैंने आपको बता रखा है कि धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं। क्या होती है? परिभाषाएं। अब तो इसमें भी क्या है? परिभाषा है। अब परिभाषा में आपको कुछ शब्द है वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर 3 शब्द आपके काम के हैं। पहला शब्द क्या है? तो सर पहला शब्द है बालक, दूसरा शब्द इसमें क्या है? वयस्क, और तीसरा शब्द इसमें क्या है? अवयस्क। ये तीनों चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अवयस्क। अब देखो इसके अलावा मैं और बता दूंगा आपको चीजें जो आगे चलती भी रहेगी, जैसे वेश्यावृत्ति क्या होता है, वेश्यागृह क्या माना जाएगा। जहां पर वेश्यावृत्ति का कार्य हो वेश्यागृह है, और वेश्यावृत्ति किसे माना जाएगा? जो शारीरिक देह व्यापार अगर किया जाए तो वो कानूनन अपराध माना जाता है। अनैतिक व्यापार को देह व्यापार निषेध अधिनियम भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, ये भी लिख लेना हेडिंग के साइड में, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? इस अधिनियम को यहां पर लिख लेना, इस अधिनियम को देह व्यापार निषेध अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि व्यापार किसका हो रहा है? देह का ही तो हो रहा है।
उसी को तो देह का व्यापार करना ही तो वेश्यावृत्ति कहलाता है। इसीलिए आपके इस वेश्यावृत्ति पर रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अब यहां पर सर, तो यहां बालक, वयस्क और अवयस्क, इन तीनों में अंतर क्या माना जाएगा? यानी बालक किसे माना जाएगा और आपके वयस्क किसे माना जाएगा और अवयस्क किसे माना जाएगा, ध्यान रखना। अब बालक की अगर अपन बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। तो सर इसमें वयस्क किसे माना जाएगा? वयस्क तो सबको पता है कि वयस्क का मतलब क्या होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। अब देखो, ध्यान रखना, तो सर यहां बालक भी 18 वर्ष का ही माना जाएगा, 18 से कम वाला नहीं, ये बाकी अधिनियमों में माना जाता है। जैसे पोक्सो एक्ट में बालक किसे माना जाएगा? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। तो यहां पर सर फिर क्या हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो। ध्यान रखना, जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो। तो सर 16 से 18 के बीच वाला कहां गया? 16 से 18 के बीच वाला ये रहा। यह देखो, वैसे अवयस्क किसे माना जाता है? जिसकी उम्र 18 से कम हो। हालांकि इस अधिनियम में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, क्या बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नाबालिग किसे माना जाएगा? यदि लड़का है तो और लड़की है तो। और वहां पर ऑप्शन क्या था? एक ऑप्शन था 21-21, 18-18, दूसरा तीसरा आपके हो गया 18 और 21, चौथा हो गया 21 और 18। तो यहां पर किसे माना जाएगा? अगर लड़की है तो आपके जिसकी उम्र 18 से कम है, और लड़का है तो उसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो बाल विवाह, क्योंकि विवाह तो हो रहा है, यहां पर विवाह के अकॉर्डिंग जो उम्र निर्धारित की गई उससे बाल नाबालिग माना जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर अवयस्क किसे माना जाएगा? जिसकी उम्र 16 से 18 वर्ष की हो, जिसकी उम्र 16 से 18 वर्ष की हो। ये तीनों चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, वेश्यावृत्ति का कार्य करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? जगह की। किसकी जरूरत पड़ेगी? जगह की। यानी आपके वेश्यागृह की। जहां पर वेश्यावृत्ति का कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? वेश्यागृह कहा जाएगा ना। तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? वेश्यागृह की। इसलिए सबसे पहले कहते हैं ना, कोई भी काम करे उसके लिए एक जगह की जरूरत होती है, और इसके लिए भी जगह की। तो सबसे पहले जो आएगी इस अधिनियम की धारा 3। तो धारा 3 में क्या कहा गया है? तो धारा 3 में कहा गया है वेश्यागृह के संचालन पर दंड का प्रावधान। किसका प्रावधान? वेश्यागृह के संचालन पर, वेश्यागृह के संचालन पर दंड का प्रावधान। तो सर अब दंड का प्रावधान किया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर पहली बार ऐसा कार्य कर रहा हो तो उसे कितना दंड मिलेगा? कम मिलेगा। दोबारा कर रहा हो तो उसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन दंड तो मिलेगा। ध्यान रख लें। तो कितना मिलेगा? पहली बार यह अपराध करने पर, पहली बार ऐसा अपराध करने पर कम से कम, ध्यान रख लेना, कम से कम, ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि ऐसा अपराध करने पर कम से कम कितनी सजा का प्रावधान है। अगर वहां आपको जहां कम से कम दिख जाए तो कम से कम 1 वर्ष, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब सर इसमें कोई जुर्माना भी है क्या? बिल्कुल, ध्यान रखना। जहां जुर्माना निर्धारित होगा वहां मैं बताऊंगा, जहां निर्धारित नहीं होगा वहां अपने आप मान लेना कि जुर्माना तो है ही है। जितनी भी आपराधिक धाराएं सब में जुर्माना है, लेकिन जहां निर्धारित होगा वहां मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर कितना है सर? तो यहां पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
जुर्माना कितना है? 2000 रुपए का जुर्माना। बात करते हैं यहां पर दूसरी बार, ध्यान रख लेना कौन सी बार? दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 2 वर्ष कम से कम सजा का प्रावधान है, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी मैं यहां लिख देता हूं 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान, की सजा का प्रावधान किया गया है, प्लस 2000 रुपए के जुर्माना। 2000 ये इसको भी जुर्माना कितना है? 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो सर वेश्यागृह संचालन के लिए वो जमीन भी तो किसी की होगी ना? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति वेश्यागृह के संचालन हेतु अपना मकान देता है, अपनी जगह देता है, वो भी बराबर का हकदार माना जाता है, ध्यान रख लेना। और मकान किराए पर देने हेतु मकान देता है या जगह देता है, कुछ भी देता है, तो उसको भी सजा का प्रावधान है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहां पर उसे कितनी सजा का प्रावधान है? नोट लगा के लिख लेना। वेश्यागृह हेतु मकान देने पर दंड का प्रावधान। अब इसे कितना होगा? अगर ये भी मकान पहली बार दे रहा है बेचारा, तो इसको कितनी सजा प्रावधान होगा? 2 वर्ष की सजा और कितने का जुर्माना? 2000। लेकिन दोबारा ऐसा अपराध करते तो 5 वर्ष की सजा और 5000 रुपए का ही जुर्माने का प्रावधान किया गया, ध्यान रख लेना। तो यहां पर लिख देते हैं पहली बार 2 वर्ष तक की सजा प्लस 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान। दोबारा ऐसा अपराध करता है, दोबारा ऐसा अपराध करने पर 5 वर्ष की सजा प्लस 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, प्लस 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपसे पूछा जाए वेश्यागृह के संचालन हेतु, वेश्यागृह के संचालन हेतु कम से कम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? 1 वर्ष, ध्यान रख लेना। क्या करेंगे? 1 वर्ष। अब मेरे को बताओ, वेश्यागृह का संचालन होगा तो होगा क्या? इनकम। क्या होगी? इनकम। अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के पैसों से जीवन यापन करता है तो उसे भी सजा का प्रावधान किया गया है। लिखो, अगली धारा आएगी और धारा 4 में क्या प्रावधान किया गया है? वेश्यावृत्ति की कमाई से जीवन यापन करने पर धारा 4, और धारा 4 में क्या प्रावधान किया गया है? वेश्यावृत्ति की कमाई से जीवन यापन करने पर दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य मत कर लेना और कोई कहता है ना कि हाँ भाई आज तो हम ये कार्य कर रहे का है, मौज करो भाई, तो ध्यान रख लेना उसे कानूनन अपराध माना जाता है। ठीक है, तो सर इसके लिए कोई उम्र का भी निर्धारण है क्या? जैसे अगर कोई 16 वर्ष की उम्र की आयु से वेश्यावृत्ति करवा के उससे भी जीवन यापन कर सकता है, कोई 60 वर्ष से भी कर सकता है, कोई 50 वर्ष से भी कर सकता है, कोई 14 वर्ष से भी अगर ऐसे कार्य करे तो उसे भी कानूनन अपराध माना जाता है। अब सुनो ध्यान से, अगर बालिग है यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तब उसे अलग सजा का प्रावधान है, और 18 से कम है तो उसे अलग सजा का प्रावधान है। ध्यान रखो, अगर यहां ध्यान रखना, अगर 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की कमाई से जीवन
यापन करने पर 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा एवं 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब ध्यान रख सुनना आगे। अगर 18 से कम है तो ध्यान रखना, यहां भी लिख देता हूं, अगर आयु 18 से कम है, अगर आयु 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है, तो कम से कम, तो कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगर उम्र 18 से कम है तो सजा कितनी? कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसको कितना बढ़ाया जा सकता है? उसे आपके कितना? 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रख लेना। तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। सजा का प्रावधान किया गया है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गई कहानी? बेटा अगर कोई ऐसा कार्य कर लेना तो उसके पैसों से कोई टॉफी वॉफी कुछ खा मत लेना। सजा का प्रावधान है, जीवन यापन नहीं करना है उससे। अब मेरे को बताओ, अगर वेश्यावृत्ति के पहले गृह संचालन किया, गृह संचालन से फिर इनकम हुई, अब इनकम हुई तो क्या आया? लालच आया, और लालच आया तो फिर दूसरों को भी कहा, यानी वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना कानूनन अपराध माना जाता है। लिखो अगली धारा, धारा 5, धारा 5, वेश्यावृत्ति के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना, वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना कानूनन अपराध माना जाता है। कानूनन अपराध माना जाता है। अब अगर कानूनन अपराध माना जाता है, अपराध है, तो उससे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। अब उत्प्रेरित करेगा, सुनना बात को ध्यान से। देखो यहां पर अलग कहानी हो जाएगी। मेरे को बताओ, अगर कोई मेरे को वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करे, फिर मेरी क्या होगी? एक तो मेरी इच्छा होगी कि लालच दिखेगा, एक बिना इच्छा के भी मैं काम करूंगा, एक मैं बालक हूं या अवयस्क हूं, उस पर भी तो डिपेंड करता है। यानी बालक हूं या अवयस्क हूं तो उसे आपके डिपेंड करता है। पहली बात तो देखो, या तो वो क्या होगा, मैंने शुरू में 3 बातें बताई थी ना, या तो वो क्या होगा? बालक होगा, पहली कंडीशन। अगर वह बालक है, अगर बालक है तो उसे सजा कितनी होगी? अगर बालक है तो उसे सजा होगी। बालक है तो सजा का प्रावधान होगा। बालक को अगर किसी ने उत्प्रेरित किया तो उसे 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान। अगर आपके बालक नहीं है तो फिर क्या होगा? या तो वयस्क होगा या अवयस्क होगा। पहली बात क्या होगी? वो अवयस्क होगा। मान लो वो अवयस्क है तो बालक से तो बड़ा ही है ना, तो इससे क्या होगी? थोड़ी सजा कम होगी। यानी अपन ने लिख दिया यहां अवयस्क। अगर अवयस्क है तो उसे सजा कितनी होगी? अवयस्क की सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। थोड़ी कम होगी, कितनी होगी? 7 वर्ष से उम्र कैद। 7 वर्ष से उम्र कैद। अब आधे कंफ्यूज, सर एक तरफ तो आपने लिख दिया आजीवन और एक तरफ लिख दिया उम्र कैद, दोनों में अंतर है। उम्र कैद का मतलब होता है 14 वर्ष और आजीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत कारावास। यानी जब तक जियोगे जेल में जियोगे, नहीं तो कहां जियोगे? घर पे जियोगे, ऐसे कार्य नहीं करोगे तो। अब मेरे को बताओ, अब ये एक आएगा वयस्क।
अब वयस्क होगा तो वयस्क में एक सरकार मानती है कि उसके सोचने करने की क्षमता होती है, तो या तो वो इच्छा से करेगा या उसे जबरदस्ती करवाया जाएगा, दो ही तो कार्य हो सकते हैं। अगर वह इच्छा से करता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इच्छा से, ध्यान रखना, इच्छा से, एक तो इच्छा से हुआ और एक बिना इच्छा के, एक इच्छा से और एक बिना इच्छा के, दोनों ही कानूनन अपराध हैं। अगर दोनों के लिए ऐसे अपराध किया जाए तो उसे कितनी सजा का प्रावधान है, ध्यान रखना। अगर इच्छा से करता है तो उसे सजा कितनी मिलेगी, तो उसे सजा मिलेगी 3 वर्ष से 7 वर्ष, 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा है। और अगर बिना इच्छा के कोई करवाए उससे कार्य, उसे उत्प्रेरित करे, जबरदस्ती से कार्य करवाए, तो उसे 7 वर्ष से आजीवन, तो उसे 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, आजीवन की सजा का प्रावधान किया गया है। अब मेरे को बताओ, ये हो गई बात, उत्प्रेरित किया। मान लो कोई उत्प्रेरित से नहीं माने, तो नहीं माने तो उसको क्या कर दिया, उसका सौदा कर दिया, यानी क्या कर दिया, किसी को बेच दिया। माने गए प्रेम से, वो कहते हैं ना, प्रेम से माना तो ठीक, नहीं माना तो वो ठीक। अगर कोई प्रेम से नहीं माना तो उसको बेच दिया। तो वेश्यागृह में किसी को विक्रय करना कानूनन अपराध माना जाता है, ये अगली धारा में ध्यान रखना। इसके बाद आती है धारा 6, धारा 6। अब धारा 6 में क्या प्रावधान है, वेश्यागृह में, वेश्यागृह में किसी को बेचना, वेश्यागृह में किसी को बेचना मतलब विक्रय करना, बेचना कानूनन अपराध माना जाता है, कानूनन अपराध माना जाता है। अगर अपराध है तो सर उसके लिए किसका प्रावधान होगा, तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। और अगर बेचे तो फिर कानूनन अपराध, किसी को भी बेच दिया ना, 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, ध्यान रख लेना। यानी लिखो, इस अपराध के लिए, इस अपराध के लिए 7 वर्ष से आजीवन कारावास, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अब मान लो ये अपराध तो हो गए, कोई अपराध खुले में करने लग जाए फिर क्या होगा भाई। मान लो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति का कार्य करे, भाई वेश्यावृत्ति का प्रचार तो कर ही सकता है ना। कहने का मतलब सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति संबंधी कार्य करना कानूनन अपराध माना जाता है, ध्यान रख लेना। धारा 7, कौन सी धारा, धारा 7। अब धारा 7 में क्या कहा गया है, सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति का कार्य करना कानूनन अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो यहां पर सुनो, सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति का कार्य करना कानूनन अपराध माना जाता है। तो अपराध तो क्या होगी, सजा। इस अपराध के लिए इस अपराध के लिए 3 माह की
सजा का प्रावधान किया गया है। सजा कितनी होगी? 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। अब मेरी को एक बात सुनना, अगर 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है, मान लो यदि यह अपराध अगर किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक से करवाए तो फिर भी सजा का प्रावधान होगा, और उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि यह अपराध 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से करवाया जाता है या किया जाता है तो उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। समझ में आ गई कहानी? तो यहां ये हो गई। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर कार्य करे, मान लो कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति की याचना करे, याचना का मतलब रिक्वेस्ट करे, है ना? जैसे मैं कहूँ यार तू यार वेश्यावृत्ति का कार्य कर ले, ये कहानी है, उससे इनकम होगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, उसे याचना करना भी कानूनन अपराध माना जाता है। ध्यान रख लेना। इस अपराध के लिए भी 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो अगली धारा लिखो, धारा 8। यदि किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए याचना की जाए, वेश्यावृत्ति के लिए याचना की जाए तो कानूनन अपराध माना जाता है। कानूनन अपराध माना जाता है। इस अपराध के लिए 6 माह से 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है तथा 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ये भी ध्यान रख लेना। अब मान लीजिए यहां पर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किया जाए तो सर इसके लिए कोई गवर्नमेंट भी तो कोई कार्य करती होगी, इसको रोकने के लिए और कार्य करने के लिए। बिल्कुल करती है। गवर्नमेंट क्या कार्य करती है? गवर्नमेंट एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसे क्या कहा जाता है? विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रख लेना, किसकी नियुक्ति की जाती है? विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, ध्यान रखना, इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत की जाती है? तो इस अधिनियम की धारा 13 के तहत की जाती है। कौन सी 13? लिखो यहां पर, धारा 13, अवधि धारा 13। यहां से देखो बढ़िया प्रश्न बनेगा। इन अपराधों को रोकने के लिए, इन अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी की
विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जैसे पिछली बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत होती है, तो धारा 8B थी ना। वैसे यहां पूछा जाए कि कौन सी धारा के तहत अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो ध्यान रख लेना, अगर विशेष पुलिस अधिकारी का आपसे पूछा जाए तो धारा 13 के तहत। अब आपसे ये पूछा जाए कि विशेष पुलिस अधिकारी होगा कौन, ध्यान रखना। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह विशेष पुलिस अधिकारी होगा कौन, यह अधिकारी पुलिस निरीक्षक होगा। कौन होगा? पुलिस निरीक्षक रैंक का अधिकारी होगा। अब आधों को यहां कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो होता है पुलिस निरीक्षक, एक पुलिस उपनिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस उप अधीक्षक। ये गड़बड़ हो जाती है यहां। वो तो सब जानते हैं क्योंकि इंग्लिश में तो सब पढ़े हुए हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई, सीआई सर्किल इंस्पेक्टर, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आप सब बता सकते हो। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि पुलिस निरीक्षक कौन होगा इंग्लिश में, क्योंकि पेपर में तो ऑप्शन हिंदी में आएंगे, यहां क्या कर लोगे? तो ध्यान रख लेना, ये पुलिस जो निरीक्षक है इसका मतलब होता है पुलिस इंस्पेक्टर। कौन होगा? पुलिस इंस्पेक्टर। कौन सी रैंक का होगा? सीआई रैंक का। ध्यान रखना, सर्किल इंस्पेक्टर जिसे पुलिस निरीक्षक कहा जाता है, इंस्पेक्टर होगा, यानी यहां बना देता हूं मैं 3 स्टार वाला होगा। कौन होगा? 3 स्टार वाला व्यक्ति होगा, ये ध्यान रख लेना। तो 3 स्टार वाला कौन होगा? इंस्पेक्टर। ठीक है ना भाई। इस अपराध को रोकने के लिए, सर अब इस अपराध को रोकने के लिए अपराध पर क्या लिया जाएगा? संज्ञान लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? संज्ञान लिया जाएगा। अब संज्ञान लिया जाएगा, संज्ञान कौन सी धारा के तहत तो लिया जाएगा? तो आप ध्यान रखना, अगली धारा में बताया गया है कि ये अपराध एक प्रकार का कैसा अपराध है। ध्यान रख, संज्ञान लिया जाएगा, संज्ञेय अपराध हो गया। तो ध्यान रखना, धारा 14 में कहा गया है यह एक प्रकार का संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का वैसे मतलब क्या होता है? संज्ञेय अपराध का मतलब होता है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जो संज्ञेय अपराध है ना, कहते हैं ना कोई दादागिरी करे कि हाँ ये वैसे और वैसे, अगर अपराध संज्ञेय तो बिना वारंट के भाई साहब अंदर डाल देंगे, ध्यान रख लेना। अब यहां पर इसमें आपके एक विशेष न्यायालय की स्थापना भी की जाती है इसको रोकने के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रख लेना। इस अधिनियम की धारा 22 कै और 22 कै 2 है, ध्यान रख लेना। इस अधिनियम की धारा 2 याद रखनी है आपको। एक तो धारा 22 कै, एक है धारा 22 कै। ये दोनों याद रखनी है। दोनों में ही किसकी स्थापना होती है? विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसके की जाती है? विशेष न्यायालय। तो सर दोनों में विशेष न्यायालय की स्थापना समझ में नहीं है मामला? हाँ भाई, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। और यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा। यहां पर किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना। विशेष न्यायालय की स्थापना यहां पर राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना।
ध्यान रख लेना। यानी राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है इन अपराधों को रोकने के लिए। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहां पर बात आती है, क्या सर इनका उल्लेख कहीं भारतीय दंड संहिता में है वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन सी धारा में है? तो इनका ध्यान रख लेना। दो धाराएं बेचने खरीदने की वो तो अलग है, वो तो तस्करी में आ जाएगी। धारा 372 और धारा 373 आईपीसी की, जिसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता के बारे में भारतीय दंड संहिता का जो वीडियो है उसमें मिलेगा आपको पूरा डिटेल से कि भारतीय दंड संहिता क्या है, कब बनी, कब लागू की गई। 6 अक्टूबर 1860 को बनी थी, आपके प्रभावी हुई थी 1 जनवरी 1862 से। बनाई किसने थी? प्रथम कानून विधि आयोग ने। तो इसको अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मेकाले। लागू किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ये सारी चीजें उसमें हैं। लेकिन यहां पर आपको ये पता होना चाहिए इस भारतीय दंड संहिता की जो महत्वपूर्ण धारा है वेश्यावृत्ति के लिए, वो कौन सी है? ध्यान से सुनो। वेश्यावृत्ति के लिए, वेश्यावृत्ति से संबंधित आईपीसी की धाराएं कौन कौन सी है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। वेश्यावृत्ति से संबंधित जो आईपीसी की धाराएं हैं वो यहां कौन कौन सी है? पहली धारा है धारा 372 और धारा 373। लिखना है यहां पर, जब मैं बता दूंगा आपको कब लिखना, एक बार मत लिखना। एक है धारा 292, एक है धारा 293, एक है धारा 294। ये आईपीसी के सेक्शन में आपको पूरी डिटेल से दूंगा मैं, ठीक है ना, ये भी टेंशन मत लेना। तो यहां इसके वेश्यावृत्ति के लिए बेचना किसी भी व्यक्ति को, वेश्यावृत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को खरीदना कानूनन अपराध माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति, ऐसे याद रख लो, कोई बेचेगा जब भी तो कोई खरीदेगा ना, तो ये से याद रखना, अगर वेश्यावृत्ति के लिए किसी को बेचता है तो कानूनन अपराध 10 वर्ष की सजा का प्रावधान, खरीदता है तो भी 10 वर्ष की सजा का प्रावधान कानूनन अपराध है। अब किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यावृत्ति या अश्लीलता का व्यापार करना, अश्लीलता का व्यापार करना कानूनन अपराध माना जाता है। किसी अश्लील वस्तु को बेचना, उसको भाड़े पर देना कानूनन अपराध माना जाता है धारा 292 में। यानी कोई व्यक्ति, जैसे कोई डीवीडी है, कोई सीडी है, कोई वीडियो है, कोई ऐसी चीजें भाड़े पर देवे, खरीदे, बेचे, कानूनन अपराध माना जाता है। अगर यही अपराध किसी तरुण व्यक्ति द्वारा किया जाए, तरुण व्यक्ति द्वारा अश्लीलता का व्यापार। सर तरुण व्यक्ति कौन होता है? तरुण का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 से 20 वर्ष हो, उसे तरुण माना जाता है, और वो ये व्यापार करता है तो भी कानूनन अपराध माना जाता है। धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता का प्रदर्शन, सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता का प्रदर्शन कानूनन अपराध माना जाता है। ये इस धारा का शिकार हुआ है हनी सिंह। इसमें यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने गाए, अश्लील शायरियां सुनाए तो भी कानूनन अपराध माना जाता है। जैसे कोई बस स्टॉप पर आ गया और इशारे करे, कानूनन अपराध माना जाता है। ध्यान सुन लेना, ठीक है ना। तो ये था आपका देह व्यापार निषेध अधिनियम 1956, जिसे आपके अनैतिक व्यापार अधिनियम भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यह अधिनियम हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।